Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 4th September 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about two-rate system under GST adopted. Important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. तो ये जो डेवलपमेंट है इट इज़ इन लाइन विथ अनाउंसमेंट मेड लास्ट मंथ बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ड्यूरिंग हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच। उस दौरान उन्होंने कहा था कि दिवाली से पहले जीएसटी में रिफॉर्म्स करके वो पूरे देश को एक गिफ्ट देंगे। बेसिकली जो अलग अलग टैक्स स्लैब्स थे 5%, 12%, 18 और 28 वाले, उसको रैशनलाइज करके अब सिर्फ 2 जीएसटी टैक्स स्लैब्स कर दिए जाएंगे, 5% एंड 18% वाले। तो उसी डायरेक्शन में अब जीएसटी काउंसिल ने एक्शन लिया है। तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड अबाउट जीएसटी काउंसिल एंड देन वी विल अगेन लुक इनटू द करंट डेवलपमेंट। जीएसटी काउंसिल एक जॉइंट फोरम है जो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ने मिल करके बनाया है। इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 279A सब क्लॉज 1। आपको पता है कि जीएसटी was introduced a reformed indirect tax system by bringing amendment into the constitution, 101st amendment into the constitution, और इसके साथ ही जीएसटी सिस्टम was introduced in 2017। तो जीएसटी के अंतर्गत किस किस प्रोडक्ट पे कितना टैक्स लगेगा, कौन से प्रोडक्ट को किस स्लैब में रखा जाना है, ये सारे फैसले करती है जीएसटी काउंसिल विच इज़ अ जॉइंट फोरम बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जीएसटी काउंसिल is chaired by Union Finance Minister who is representative from the central government। उसके अलावा यूनियन लेवल पे जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस स्टेट होते हैं वो भी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर से सिंप्लीफाई करके समझ लेते हैं। यूनियन गवर्नमेंट के तरफ से यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज़ representative of the central government and is chairperson also of the GST council, जबकि बाकी स्टेट के तरफ से उनके फाइनेंस मिनिस्टर प्लस जिन यूनियन टेरिटरीज़ में लेजिस्लेटिव बॉडी हैं जैसे दिल्ली, उनके फाइनेंस मिनिस्टर भी जीएसटी काउंसिल का मेंबर होते हैं। जीएसटी काउंसिल में कोई भी फैसला वोटिंग के बेसिस पे लिया जाता है, बट वोटिंग में हर एक मेंबर के वोट्स बराबर नहीं हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का वोट वेटेज है 33% या 1/3, जबकि स्टेट गवर्नमेंट्स का जो कलेक्टिव वोट शेयर है वो है 66.6% यानी कि 2/3। यानी कि अब बाकी सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी जिनका अपना लेजिस्लेटिव बॉडी है उन सब का कलेक्टिव जो वोटिंग शेयर है एट जीएसटी काउंसिल वो है 66.6%। तो इस हिसाब से ऑन एन एवरेज एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी का वोट वैल्यू आता है 2.15%। और कोई भी फैसला जो है जीएसटी काउंसिल में तभी लिया जाएगा जब उसको 75% अप्रूवल वोट मिलेगा। यानी कि अगर दूसरे शब्दों में कहें तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ वीटो पावर एट जीएसटी काउंसिल, बिकॉज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने किसी भी प्रपोजल के अगेंस्ट वोट कर दिया तो बाकी सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज अगर यूनाइट भी हो जाते हैं तो भी उनका कलेक्टिव वोट सिर्फ 66.6% ही पहुंचेगा, जबकि कोई भी फैसला लेने के लिए 75% वोट्स चाहिए। तो यूनियन गवर्नमेंट के पास टेक्निकली वीटो पावर आ जाता है एट जीएसटी काउंसिल। तो ये तो बात हो गई जीएसटी काउंसिल की, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्रिएटेड एज पर आर्टिकल 279A जो मेजर फैसले लेती है जीएसटी पॉलिसी से रिलेटेड। और जीएसटी काउंसिल की अब करंट न्यूज़ देखते हैं। 56th मीटिंग हुई है जिसमें जो प्रधानमंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया था उस डायरेक्शन में अब एक्शन लिया गया है और ज़्यादातर चीज़ों को या तो 5% वाले कैटेगरी या 18% वाले कैटेगरी में ला दिया गया है। द न्यू रेट्स विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 22 सितंबर 2025। यहाँ पे गलती से 2024 लिखा है, आई विल रेक्टिफाई इट। सो न्यू रेट्स विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम कमिंग 22 सितंबर। कुछ मेजर बदलाव अगर देखे जाए तो इंश्योरेंस सेक्टर में अब जीएसटी को 18% से रिड्यूस करके 0% कर दिया गया है ऑन प्रीमियम। जो भी हम प्रीमियम देते हैं उसके ऊपर अब हमको जीएसटी नहीं देना होगा।
मेडिकल एंड हेल्थ केयर सेक्टर में देखा जाए तो जो इम्पॉर्टेंट लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं 33 तरीके के, उन पे भी जीएसटी को रिड्यूस करके 0% कर दिया गया है। डेली यूज आइटम्स, नमकीन, सॉसेस, पास्ता, इन सबको 5% वाले कैटेगरी में लाया गया है। टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर इज अंडर स्ट्रेस मेनली बिकॉज ऑफ टैरिफ इंक्रीज्ड बाय द यूएस, तो उसको बूस्ट देने के लिए उस पर जीएसटी 18% से रिड्यूस करके 5% कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़्यादातर आइटम्स के ऊपर जो नया जीएसटी है वो या तो 5% है, नहीं तो 18% है। इस तरीके से जीएसटी को रैशनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। नाउ देयर विल बी 2 मेजर स्लैब्स ओनली फॉर मोस्ट ऑफ द आइटम्स, आइदर 5% वाला स्लैब और 18% वाला स्लैब, बट देयर इज़ वन स्पेशल स्लैब ऑल्सो फॉर फ्यू आइटम्स। उस स्लैब के अंतर्गत जो आइटम्स होंगे उन पे 40% जीएसटी लगेगा। उसमें मेनली 3 कैटेगरी के आइटम्स हैं। सिन गुड्स लाइक पान मसाला, गुटखा, जर्दा, बीड़ी, सुगरी प्रोडक्ट्स। तो सिन गुड्स वो होते हैं जिनका समाज के ऊपर, लोगों के ऊपर, मेनली उनके हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उनको कहा जाता है सिन गुड्स। तो सिन गुड्स के ऊपर 40% जीएसटी लगेगा। एंड लग्जरी आइटम्स जैसे कि प्रीमियम कार विथ 1200 सीसी पेट्रोल इंजन या 1500 सीसी डीजल इंजन, उनके ऊपर भी 40% जीएसटी लगेगा। तो सिन गुड्स एंड लग्जरी गुड्स को 40% वाले कैटेगरी में रखा गया है, बाकी सारे आइटम्स को या तो 5 नहीं तो 18% वाले कैटेगरी में रखा गया है। अगर ओवरऑल देखें कि ये जो टैक्स रीस्ट्रक्चरिंग की गई है उसका इकोनॉमी पे कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इकोनॉमी पे तो होपफुली पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आएगा, क्योंकि डेली यूज के आइटम जो हैं वो सस्ते होंगे तो लोग उसका ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे, डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा तो ओवरऑल इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जीडीपी विल ऑल्सो राइज एंड इट विल सेट वर्चुअस साइकिल ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन। लेकिन सरकार के टैक्स कलेक्शन के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि सरकार ने ज़्यादातर चीज़ों के ऊपर टैक्स रेट को घटाया है। तो अगर पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखा जाए और सीधा सीधा अंदाज़ा लगाया जाए कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मैथमेटिकल एक्स्ट्रापोलेशन अगर किया जाए तो सरकार को लगभग 48,000 करोड़ का टैक्स रिसीट में नुकसान उठाना पड़ सकता है सरकार को। लेकिन साथ ही साथ सरकार पॉजिटिव तरीके से ये सोच रही है कि पुराना अगर ही ट्रेंड देखा जाए तो शायद से सरकार को टैक्स कलेक्शन में जीएसटी के थ्रू रिसीट में नुकसान हो सकता है 48,000 करोड़ का। बट गवर्नमेंट इज़ होपिंग कि चूंकि टैक्स रेट को कम कर दिया गया है, सो नाउ मोर एंड मोर पीपल विल पे टैक्सेस, सो देयर विल बी बेटर कंप्लायंसेस। प्लस चूंकि टैक्स रेट घटाया गया है तो डिमांड बढ़ेगा, तो जीएसटी को भी बूस्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि टैक्स रेट घटा है तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा। जब जीडीपी बढ़ेगा यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदे बेचे जाएंगे तो फिर जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, पर यूनिट हमारा, जैसे अब एक सामान पे पहले 12% टैक्स मिलता था, अब सिर्फ 5% ही मिलेगा, अग्रीड। लेकिन अगर ये सामान पहले के मुकाबले ज़्यादा बिकेगा तो भी तो हो सकता है कि ओवरऑल टैक्स कलेक्शन सरकार का बढ़ जाए। तो गवर्नमेंट इज़ होपिंग दैट देयर विल बी बेटर कंप्लायंसेस प्लस देयर विल बी बोएंसी इफेक्ट। बोएंसी इफेक्ट होता है जब ओवरऑल इकोनॉमी में जीडीपी बढ़ रही होती है, लोगों का इनकम बढ़ता है, कंजम्पशन बढ़ता है, जिस कारण से टैक्स कलेक्शन बढ़ जाए सरकार का, तो इसको कहा जाता है बोएंसी इफेक्ट। तो गवर्नमेंट इज होपिंग दैट द रिड्यूस्ड टैक्स रेट्स इन जीएसटी विल ultimately have positive impact in form of tax collection also because of tax compliances and buoyancy effect. GDP will increase, so GST collection might also increase. That is the expectation. But देखते हैं, अगर plain mathematical calculation देखा जाए तो नुकसान होगा, but अगर GDP बढ़ने लगती है, buoyancy effect देखने को मिलता है, then overall GST collection में increase. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज विथ रेस्पेक्ट टू जीएसटी इटसेल्फ, जीएसटी ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स एंड जीएसटी सेस इशू। सबसे पहले जीएसटी सेस इशू के बारे में समझेंगे एंड देन वी विल रिलेट इट विथ जीएसटी ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स। इंपॉर्टेंट अगेन फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, जब साल 2017 में जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया एज ए रिजल्ट ऑफ 101st अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें क्या प्रोविज़न रखा गया कि
ज़्यादातर चीज़ों पे अब सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मिल करके इनडायरेक्ट टैक्स लगाएगी। पहले क्या होता था, कुछ आइटम्स पे स्टेट गवर्नमेंट से इनडायरेक्ट टैक्स लगाते थे, कुछ पे सेंट्रल गवर्नमेंट लगाते थे, तो अननेसेसरी कन्फ्यूजन होता था। मल्टीपल टैक्स रेट, मल्टीपल अथॉरिटीज़, मल्टीपल टाइप ऑफ टैक्सेस, तो दैट क्रिएटेड अननेसेसरी कन्फ्यूजन। तो उसको रिमूव करके फैसला किया गया कि जीएसटी लाया जाएगा, विच इज़ बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ वन अथॉरिटी, वन टैक्स, वन रेट। ठीक है, वन रेट तो नहीं आया, वी हैड 4 डिफरेंट स्लैब्स, 5, 12, 18, 28। बट फैसला ये हुआ कि ज़्यादातर चीज़ों पे सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मिल करके टैक्स कलेक्ट करेगी और बाद में आपस में वो पैसा डिवाइड कर लिया जाएगा सेंट्रल एंड स्टेट जीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी के फॉर्म में। तो जब जीएसटी लाया जा रहा था तो कई सारे स्टेट्स जो हैं दे वेयर एप्रीहेंसिव, दे वेयर अफ्रेड कि कहीं जीएसटी सिस्टम लाने के बाद उनका ओवरऑल इनडायरेक्ट टैक्स से जो रेवेन्यू जनरेशन होता है वो कम ना हो जाए पहले के मुकाबले। जीएसटी से पहले जो उनकी कमाई होती थी उसके मुकाबले बाद में उनको जीएसटी के कारण नुकसान ना होने लगे एज फार एज रेवेन्यू जनरेशन इज कंसर्न। तो भारत सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट्स को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए, ताकि वो सब के सब जीएसटी लाने में सपोर्ट करें, क्योंकि जीएसटी को लाने के लिए संविधान में अमेंडमेंट करना था और इसमें पार्लियामेंट द्वारा स्पेशल मेजॉरिटी के अलावा 50% रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स वाज आल्सो नीडेड। तो स्टेट गवर्नमेंट्स की भी मंजूरी चाहिए थी जीएसटी इंट्रोड्यूस करने में। तो भारत सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट्स के फियर को रिड्यूस करने के लिए, इन ऑर्डर टू एले द एप्रीहेंशंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, भारत सरकार ने प्रॉमिस किया सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आपका जो भी इनडायरेक्ट टैक्स से कलेक्शन होता था जीएसटी आने से पहले, उससे हर साल आपको 14% ज़्यादा टैक्स कलेक्शन करके मिलेगा अंडर जीएसटी रेजिम। और अगर ऐसा नहीं होता है तो भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट्स को कंपनसेट करेगी। जिस भी स्टेट गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट टैक्स में कलेक्शन नहीं बढ़ेगा पर ईयर 14% के हिसाब से, तो उस केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल कंपनसेट। इस कमिटमेंट को जो भारत सरकार ने किया स्टेट गवर्नमेंट्स को इन ऑर्डर टू ब्रिंग जीएसटी, उसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए असम सरकार ने इनडायरेक्ट टैक्सेस से साल 2015-16 में 100 करोड़ रुपए जनरेट किए, यानी कि जीएसटी आने से पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू 100 करोड़ रुपए असम सरकार को आए। अब भारत सरकार का कहना था कि जब से जीएसटी आएगा तब से हर साल आपको 14% ज़्यादा कमाई होगी, यानी कि अगले साल आपको 2017-18 में 100 का 14% ज़्यादा 114 करोड़ होना चाहिए। यहाँ पे 2016-17 इफ इट इज़ 100 करोड़, तो नेक्स्ट ईयर 2016-17 में जो भी आपकी कमाई है उससे अगले साल 14% ज़्यादा आएगी, फिर उसके अगले साल और 14% ज़्यादा आएगी। तो मतलब भारत सरकार ने प्रॉमिस किया स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आपकी जो भी कमाई थी जीएसटी से पहले, उससे हर साल आपको 14% ज़्यादा कमाई होगी आफ्टर जीएसटी। और अगर नहीं होती है तो हम, यानी कि भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट्स को कंपनसेट करेंगे। यानी कि मान लीजिए कि असम सरकार की इनडायरेक्ट टैक्सेस से कमाई बिफोर जीएसटी वाज 100 करोड़, सो अब असम सरकार को जीएसटी आने के बाद 114 करोड़ मिलना चाहिए अगले साल, उसके अगले साल फिर से 14% ज़्यादा और 14% ज़्यादा। इस तरीके से भारत सरकार ने 5 साल तक की गारंटी दी कि फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटीज कि एवरी स्टेट विल अर्न 14% more year on year on their indirect taxes what they were earning before GST। उसके तुलना में during GST they will earn 14% more, and if the state government does not earn that much of amount then central government will compensate for the loss। ये है मामला जीएसटी कंपनसेशन का। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। स्टेट गवर्नमेंट्स एप्रीहेंसिव थे कि जीएसटी आने के बाद कहीं उनके टैक्सेस कलेक्शन में कमी ना आ जाए, तो उसी डर को दूर करने के लिए भारत सरकार ने कंपनसेशन का कमिटमेंट कर दिया कि आपकी हर साल 14% पैसे बढ़ के आएंगे और नहीं आएंगे तो हम कंपनसेट करेंगे आपको 5 साल के लिए। अब कंपनसेट करने के लिए भारत सरकार के पास भी तो कहीं से पैसा आना चाहिए, तो भारत सरकार के पास फंड कहां से आएगा टू कंपनसेट द स्टेट गवर्नमेंट। तो इसके लिए भारत सरकार लेकर के आई सेस ऑन सर्टेन आइटम्स अंडर जीएसटी।
सेस का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। सेस का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। जैसे आप कुछ अमाउंट टैक्स भरते हैं, आपने 1,000 रुपये का सामान खरीदा, उस पर मान लीजिए 12%, अब तो 12% का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, 18% जीएसटी है, तो 180 रुपये आपको जीएसटी के तौर पे देना है। अब अगर उस सामान के ऊपर 10% सेस लगता है तो इसका मतलब ये है कि 180 रुपये का 10%, यानी कि 18 रुपये आपको और देने होंगे, यानी कि टोटल आपको 1,198 रुपये 1,198 रुपीज़ देने होंगे। 1,000 रुपये तो सामान का दाम हो गया, 180 रुपये जीएसटी हो गया एंड 18 रुपीज़ हो गया सेस। तो सेस इज बेसिकली टैक्स ऑन टैक्स अप्लाइड ऑन सर्टेन प्रोडक्ट्स विथ सर्टेन पर्पस। तो भारत सरकार ने क्या किया कि अब चूंकि स्टेट्स को कंपनसेट करना था इन केस ऑफ लेसर रेवेन्यू जनरेशन, तो उसके लिए भारत सरकार लेकर के आई आइडिया ऑफ जीएसटी कंपनसेशन सेस, जिसमें भारत सरकार ने कहा कि कुछ आइटम्स बेसिकली सिन गुड्स जैसे कि टोबैको, अल्कोहल, कैंडीज, ड्रग्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड, इन पे जीएसटी तो लगेगा ही 28% के हिसाब से, 28% के हिसाब से जीएसटी तो लगेगा ही, प्लस इन सारे आइटम्स पे 12 टू 200% तक इनके ऊपर सेस भी लगेगा, यानी कि जितना ये जीएसटी भरेंगे उसका सर्टेन परसेंट इनको सेस भी देना होगा। और वो सेस का पैसा जो है वो एक अलग से फंड में रखा जाएगा जिसका नाम दिया गया जीएसटी कंपनसेशन फंड, और उसी फंड से फिर स्टेट गवर्नमेंट्स को कंपनसेट किया जाएगा इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड आज कमिटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फिर से मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, भारत सरकार ने कमिटमेंट तो कर दिया कि भैया आपको हर साल 14% बढ़ा करके मिलेगा पैसा, लेकिन वो कमिटमेंट पूरा करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया, उसके लिए भी तो कहीं से फंड अरेंज करना था। तो भारत सरकार लेकर के आई सेस। सेस जेनरिक तरीके से पहले समझिए कि सेस इज टैक्स ऑन टैक्स अप्लाइड बाय द गवर्नमेंट फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस एंड द रिसीट थ्रू सेस इज केप्ट इन ए स्पेशल फंड एंड यूज्ड फॉर दैट पर्पस ओनली, जिसके लिए वो सेस लगाया गया है। तो जीएसटी के केस में जीएसटी कंपनसेशन सेस लाया गया ऑन सर्टेन सिन गुड्स आइटम, जिसमें अगर आप सिगरेट पी रहे हैं तो आपको जीएसटी तो देना ही है, प्लस आपको सेस भी देना है, यानी कि टैक्स ऑन टैक्स भी देना है। उस पैसे को रखा गया जीएसटी कंपनसेशन फंड में, और किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का अगर शॉर्टफॉल होता था तो फिर भारत सरकार उसको वहाँ से उस शॉर्टफॉल को मेकअप करती थी एज पर द कमिटमेंट मेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर जीएसटी। ये सब कुछ बढ़िया चल रहा था टिल पैंडेमिक, बट साल 2020 आया, पैंडेमिक के टाइम में लगभग सारे ही स्टेट्स को उनके इनडायरेक्ट टैक्स की कमाई में लॉस देखने को मिला, यानी कि उनके जीएसटी की कमाई में लॉस देखने को मिला, क्योंकि पैंडेमिक का टाइम था तो ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बिके नहीं, तो ऑल स्टेट्स वे आर हैविंग लॉस। अब भारत सरकार को हर एक स्टेट गवर्नमेंट को कंपनसेट करना था, और जीएसटी कंपनसेशन फंड में भी इतना पैसा नहीं था, क्योंकि कोविड का टाइम में तो लोग इतना सारा कंजम्पशन कर नहीं रहे, तो कंपनसेशन फंड में भी इतना पैसा नहीं था, और स्टेट गवर्नमेंट सबको कंपनसेट करना था, तो पैसा आए कहाँ से? तो फिर भारत सरकार ने कोविड के टाइम में बोरो किया। फर्स्ट फेज ऑफ कोविड के टाइम में 1.1 लाख करोड़ बोरो किया, सेकेंड वेव के दौरान 1.59 लाख करोड़ बोरो किया भारत सरकार ने इन ऑर्डर टू कंपनसेट द स्टेट गवर्नमेंट्स, और उस टाइम में तो कंपनसेट कर दिया गया। अब स्टेट गवर्नमेंट्स को कंपनसेट करने का कमिटमेंट कब तक था? 2021-22 तक का, तो स्टेट गवर्नमेंट्स को तो कंपनसेट कर दिया गया कोविड के 2 साल में बोरो करके, लेकिन भारत सरकार के ऊपर तो उधार रह गया ना, ये लगभग 2,70,000 करोड़ के आसपास का उधार तो रह गया। तो इस उधार को चुकाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इन सिन गुड्स आइटम के ऊपर सेस का कॉन्सेप्ट कंटिन्यू रखा। नाउ इन सिन गुड्स आइटम के ऊपर सेस लगाया जाता था, एंड दैट सेस मनी इज यूज्ड टू मेक अप फॉर द बोरोइंग दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड ड्यूरिंग द पैंडेमिक टाइम टू कंपनसेट द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, यहां तक बात समझ आ रही है। अब क्या है कि इन सिन गुड्स को प्लस और भी कुछ आइटम्स हैं, इनको 40% वाले कैटेगरी में लाया जाना है। ठीक है,
बट इनके ऊपर 40% जीएसटी तब तक नहीं लगेगा जब तक भारत सरकार अपना पैसा कलेक्ट नहीं कर लेती। मतलब सरल भाषा में कहें तो ये ज़्यादातर आइटम्स के ऊपर, मैंने जैसे पार्ट 1 में बताया कि ज़्यादातर आइटम्स के ऊपर जो नया रेट है वो एप्लीकेबल हो जाएगा फ्रॉम 22 सितंबर। लेकिन ये जो सिन गुड्स हैं इनके ऊपर अभी भी पुराना कॉन्सेप्ट ही चलेगा, दैट इज 28% प्लस सेस, कंपनसेशन सेस। ये तब तक चलेगा जब तक भारत सरकार का पूरा लोन विथ इंटरेस्ट उनका रिकवर नहीं हो जाता है। Once government of India is able to recover its loan with interest, then the cess on sin goods will be removed and these cigarette, tobacco, biri, the sin goods also will be kept in 40% category। तो चूंकि कंपनसेशन वाला कॉन्सेप्ट वापस से लौट करके आया, अदरवाइज तो 2021-22 के बाद से खत्म हो चुका था, लेकिन ये वापस से ये न्यूज़ में आया है। दैट इज़ वाई आई हैव कवर्ड दिस बिकॉज नाउ इन एग्जाम्स इट मे बी आस्क्ड अगेन नेक्स्ट ईयर। आई जस्ट होप इट इज़ क्लियर। भारत सरकार ने कमिटमेंट किया, कमिटमेंट को पूरा करने के लिए जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाया गया, बट सेस का पैसा कहाँ से आए? तो सेस लगाया गया, सेस को अलग से फंड में रखा गया और स्टेट्स को कंपनसेट किया गया। लेकिन पैंडेमिक के टाइम में लॉस हुआ तो भारत सरकार ने उसको मेकअप करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स का कंपनसेशन जो कमिट किया था वो पूरा करने के लिए भारत सरकार ने उधार लिया। और यही कारण है कि वैसे तो स्टेट गवर्नमेंट्स को कंपनसेट करना था सिर्फ 2021-22 तक, लेकिन भारत सरकार ने चूंकि उधार ले लिया था पैंडेमिक के टाइम में, इसीलिए सिन गुड्स के ऊपर सेस का कॉन्सेप्ट अभी तक चल रहा है। और भारत सरकार ने कहा है कि अभी आगे भी चलेगा जब तक भारत सरकार का लोन अमाउंट रिकवर नहीं हो जाता है। वंस लोन अमाउंट इज रिकवर्ड देन दिस सिन गुड्स विल बी डायरेक्टली पुट इनटू 40% कैटेगरी। फिर उनके ऊपर सेस विल बी रिमूव्ड एंड दे विल बी पुट इनटू 40% कैटेगरी। टॉपिक डिस्कशन बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Next topic is about WHO report on mental health disorder, important from our syllabus GS paper 4 ethics and integrity point of view। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2 रिपोर्ट पब्लिश की हाल फिलहाल में रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। पहला वर्ल्ड मेंटल हेल्थ टुडे, दूसरा मेंटल हेल्थ एटलस। इन दोनों रिपोर्ट की अगर कंबाइंड हाइलाइट्स देखे जाए तो WHO कहता है कि दुनिया में लगभग 14% लोग जो हैं वो एक नहीं तो दूसरे तरीके के मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं, यानी कि 1 बिलियन से भी ज़्यादा लोग मेंटल डिसऑर्डर से स्ट्रगल कर रहे हैं। उसमें भी फीमेल की संख्या ज़्यादा है, तो इवन मेंटल डिसऑर्डर में भी जेंडर डिस्पैरिटी देखने को मिल रहा है। एंड फीमेल आर मोर ऑफन एक्सपीरियंसिंग प्रॉब्लम्स लाइक एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ईटिंग डिसऑर्डर। और दुनिया भर की सरकारें जो हैं दे आर नॉट मेकिंग इनफ इन्वेस्टमेंट for creation of infrastructure to deal with mental health disorder. There is severe shortage of mental health workers, mental health care workers. ट्रीटमेंट कवरेज भी ठीक से नहीं कराती हैं सरकारें। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को लेकर के सोशल स्टिग्मा है दुनिया भर के कई सारे देशों में, इसीलिए पीपल आर नॉट सीकिंग मेडिकल एडवाइस डिस्पाइट स्ट्रगलिंग, क्योंकि उनको लगता है कि फिर उनको स्टिग्मेटाइज कर दिया जाएगा, समाज में अलग अलग नाम से बुलाया जाएगा कि ये पागल है, हाफ माइंड है। ऐसे शब्द जो इस्तेमाल किए जाते हैं ये सब स्टिग्मेटाइज होने के कारण लोग जो हैं दोज हु आर इन डायर नीड ऑफ हेल्थ सपोर्ट, मेंटल हेल्थ सपोर्ट, येट दे आर नॉट एबल टू टेक इट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ स्टिग्मेटाइजेशन। और कंसिक्वेंसेस क्या हो रहा है राइजिंग मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का? सुसाइड रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। 15 से 29 साल की उम्र के बीच में जो यंगस्टर्स हैं उनमें सुसाइड हैज़ नाउ इमर्ज्ड एज 3rd लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। सबसे बड़ा कॉज है एक्सीडेंट, दूसरा कॉज है मर्डर। एंड नाउ सुसाइड हैज़ इमर्ज्ड 3rd लीडिंग कॉज ऑफ डेथ फॉर यंगस्टर्स इन दिस एज। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज भी है। बेसिकली लोग जब डिप्रेशन में रहते हैं तो वो अपने पोटेंशियल का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते, ठीक से काम नहीं कर पाते, तो नेचुरली इट इज़ गोइंग टू हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन देयर ओन इकोनॉमिक स्टेटस एंड ओवरऑल इट इज़ गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विथ द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। सो डिप्रेशन के कारण 0.5 टू लेकर के 1% ऑफ GDP का लॉस हो रहा है इन सेवरल कंट्रीज। पर्सनल लेवल पे देखा जाए तो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर इट डज नॉट अलाउ अ पर्सन टू इफेक्टिवली वर्क एंड कॉन्ट्रीब्यूट इकोनॉमिकली। तो फिर क्या होता है? द पर्सन रिमेन्स पुअर एंड देन पॉवर्टी अगेन बिकम्स अ फीडबैक फैक्टर फॉर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। सो इट क्रिएट्स अ विशियस साइकिल ऑफ mental ill health and poverty that has to be broken.
इनिशिएटिव्स टेकन टू प्रमोट गुड मेंटल हेल्थ, अगर ग्लोबल लेवल पे बात की जाए तो मेंटल हेल्थ गैप एक्शन प्रोग्राम बाय WHO एंड पारो डिक्लेरेशन टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू पीपल हु आर इन नीड ऑफ मेंटल हेल्थ केयर। तो ये सब कुछ ग्लोबल लेवल पे इनिशिएटिव्स हैं, कहीं मेंस में एग्जाम में आ जाए मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के बारे में तो ये सब इनिशिएटिव्स आप मेंशन कर सकते हैं। भारत लेवल पे भारत सरकार लेकर के आई है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत वो अलग अलग इनिशिएटिव्स को प्रमोट कर रही है, जैसे योगा एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट स्लीपिंग वेल, डिसकनेक्टिंग फ्रॉम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एटलीस्ट फॉर 1 hour a day। ये सब जरूरी है इन ऑर्डर टू इंश्योर गुड मेंटल हेल्थ। उसके अलावा काउंसलिंग के लिए जो लोग भी डिप्रेशन में हैं और उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी को कर्ब करने के लिए भारत सरकार लेकर के आई है टेली मानस इनिशिएटिव। इट स्टैंड्स फॉर टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स। तो ये सब कुछ इनिशिएटिव्स हैं एट इंडिया लेवल इन ऑर्डर टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है एथिक्स में कि हाउ पब्लिक सर्वेंट इंश्योर दैट मेंटल हेल्थ सर्विसेज आर डिलीवर्ड विद सेंसिटिविटी एंड जस्टिस, क्योंकि मेंटल हेल्थ सर्विसेज को डिलीवर करने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? स्टिग्मेटाइजेशन। तो आपको एज ए पब्लिक सर्वेंट बेसिकली आपको अवेयरनेस क्रिएट करना होगा कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का मतलब पागलपन नहीं है, इट शुड नॉट बी स्टिग्मेटाइज। तो आपको डिस्टिग्मेटाइजेशन करना होगा और इस तरीके से यू कैन इंश्योर दैट मेंटल हेल्थ सर्विसेज आर डिलीवर्ड इन सेंसिटिव एंड जस्टिफाइड मैनर। कंक्लूजन में आप कई बार किसी कोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू जी का कोट यहाँ पे अप्रोप्रिएटली फिट होता है कि द ट्रू टेस्ट ऑफ ए सिविल सर्वेंट इज नॉट हाउ मच ही नोज बट हाउ मच ही केयर्स, एंड यू विल बी एबल टू केयर पीपल सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर ओनली व्हेन यू आर सेंसिटिव, ओनली व्हेन यू आर जस्टिस लविंग पर्सन। तो इस तरीके से आप कुछ आर्गुमेंट बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट अभिरुचि स्पोर्ट्स डे एंड अवार्ड ऑन दिस डे given by the government of Assam. So this topic is important from our syllabus, GS paper 5 Assam issues point of view। देखिए, अभिरुचि स्पोर्ट्स डे असम के अंदर हर साल 3 सितंबर यानी कि कल के दिन मनाया जाता है। इट इज़ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लेजेंडरी एथलीट फ्रॉम असम भोगेश्वर बरुआ जी। भोगेश्वर बरुआ जी इज़ द फर्स्ट एसएमईज टू विन गोल्ड एट एन इंटरनेशनल इवेंट। ही वोन गोल्ड मेडल इन 1966 एशियन गेम्स। 800 मीटर के रनिंग में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो उनके कंट्रीब्यूशन को कमेमोरेट करने के लिए असम के अंदर मनाया जाता है अभिरुचि स्पोर्ट्स डे। इस साल से 2025 से एक नई इनिशिएटिव ली जा रही है ऑन अभिरुचि स्पोर्ट्स डे। भोगेश्वर बरुआ नेशनल अवार्ड हैज़ बीन स्टार्टेड। Inaugural awards have been given in the year 2025. It has been organized by Assam Olympic Association। इसमें 6 तरह के अवार्ड्स दिए जाएंगे। बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन, एमर्जिंग प्लेयर एंड लाइफ टाइम अचीवमेंट एट नेशनल लेवल एंड असम लेवल। तो टोटल 6 अवार्ड्स दिए जाएंगे हर साल। साल 2025 के लिए बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन नेशनल लेवल पे दिया गया है अवार्ड मनु बाकर जी को। सी इज़ एन ओलंपिक मेडलिस्ट फ्रॉम शूटिंग। लाइफ टाइम अचीवमेंट नेशनल लेवल पे सुनील छेत्री जी को, ऑफ कोर्स यू नो, लेजेंडरी फुटबॉल प्लेयर। एंड इमर्जिंग प्लेयर नेशनल लेवल पे बेदाब्रत बाराली, वेट लिफ्टिंग। असम लेवल पे 2025 के लिए बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन लवलीना बोरगोहाई जी को, ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बॉक्सिंग। लाइफ टाइम अचीवमेंट फ्रॉम असम दीपांकर भट्टाचार्य जी, बैडमिंटन। एंड इमर्जिंग प्लेयर फ्रॉम असम प्रियानु भट्टाचार्य, टेबल टेनिस। प्रियानुज भट्टाचार्य, टेबल टेनिस, प्रियानुज भट्टाचार्य। इस टॉपिक डिस्कसिंग के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो प्रश्न था उसमें दोनों स्टेटमेंट सही है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मिनिमम 5 जजेज होने चाहिए। फॉरेन ट्रिब्यूनल से रिलेटेड ऑफ कोर्स तीसरा स्टेटमेंट गलत है। ट्रिब्यूनल में तो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज भी हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स भी हो सकते हैं, नॉट नेसेसरली सिटिंग जजेज ही हों, सर्विंग जजेज ही हों। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव्स, अगेन बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एंड विक्रम 32 is 32-bit launch vehicle grade chip. So that's all from our side for today. Thanks for watching.